हमारा जो पुरातन छात्र परिषद होता है उसके जो संरक्षक होते हैं वो वर्तमान यानी कि जो एक्टिंग प्रिंसिपल होते हैं सेवाधाम के, वो हमारे संरक्षक होते हैं। तो राजद जी हमारे संरक्षक भी हैं और हमारे वार्डन भी रहे, हमारे शिक्षक भी समझ लीजिए, हमारे माता पिता के समान हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। और क्योंकि हमारे संरक्षक हैं तो वो हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, करते रहेंगे। नमस्कार सभी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। जी जी। तो नमस्ते गुरु जी। 100 गुरु जी नमस्ते। गुरु जी नमस्ते। जी जी जी, सबको एक बार में हो गया। तो मैं पुरातन छात्र परिषद के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा समय दिया, सबके दर्शन करने का और थोड़ी सी बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। आप सबने अभी विद्यालय में आज कार्यक्रम था ही, आपने कुछ लोगों ने देखा जरूर होगा। तो कुछ बातें आपसे शेयर करता हूं। प्रारंभ कर रहा हूं सेवाधाम की जो ये लंबी यात्रा है। 1988 से 23 स्टूडेंट से लेकर के ये यात्रा शुरू हुई थी। एक कक्षा छठी में 23 बच्चे 88 में आए थे और तब से निरंतर इस 34 वर्ष की यात्रा में ये डाटा है, आपके ध्यान के लिए भी रहेगा, सभी लोगों के ध्यान के लिए एक डाटा रहेगा। कुल 1826 छात्र सेवाधाम में आए। 1826 इतने स्टूडेंट सेवाधाम में आए। ये कक्षा छठी में या नवीं में या बीच में अपवाद के तौर पर किसी न किसी कक्षा में इतने छात्र यहाँ आए। और इनमें से आप सबको मालूम है कि 1993 में हमारा 10th का पहला बैच पास आउट हुआ था, जिसमें आपके डॉक्टर सुरेंद्र, अतुल जी, विशंबर जी, अनेक छात्र जिनके नाम हम सब जानते हैं। पहले बैच में 10वीं क्लास में उन्होंने बड़े गुरु जी के सानिध्य में 10वीं पास किया था 1993 में। तो तब से चलते हुए और 95 में 12वीं का पहला बैच निकला। तो तब ये यात्रा चलते चलते उन 1826 में से 1063 छात्रों ने 10वीं कक्षा पास की। यहां से 1826 में से 1063 छात्रों ने 10वीं पास की। यानी इसमें आप समझ सकते हैं करीब 800 बच्चे या पौने 800 बच्चे ये छठी से लेके और 10वीं तक कह लीजिए ड्रॉप आउट हो गए, वापस चले गए किसी न किसी कारण से। 1063 बच्चों ने यहां से 10वीं पास की। और 95 में जो 12वीं पास की बच्चों ने 11 छात्रों ने हमारी 95 में 12वीं पास की थी, जिनमें सुरेंद्र भी थे, अतुल जी भी थे, ऐसे अनेक नाम थे। और इस वर्ष तक करंट हमारा जो लास्ट 2021 गया, इस वर्ष तक हमारे 696 छात्रों ने 12वीं पास की। 696, लगभग 700 में 4 छात्र कम, इतने छात्रों ने यहाँ से 12th सीबीएसई की परीक्षा देकर के वो उत्तीर्ण हुए। 1063 में से समझ लीजिए 700 क्लास में चले जाते हैं, सब्जेक्ट्स की दिक्कत होती है, कुछ के अपने पढ़ने की अलग व्यवस्था होती है। तो एक मैंने आप लोगों को एक ये वृत्त आपको मैंने बताया। और हमने पिछले 2 सालों में एक ये
कार्य किया, बड़े इसमें मेहनत लगी थी। पूरे स्टेट्स का जितने भी प्रांत हमारे पास हैं, प्रथम एडमिशन से लेके और लास्ट तक हमने हर प्रांत की सूची बनाई, सबके नाम डाटा तैयार किए। तो प्रांत के अनुसार हमारे पास डाटाज हैं। कोई भी बच्चा वो चाहे एक ही कक्षा में यहाँ पढ़ा, चाहे 12वीं तक पढ़ा, उस डाटा में सबके नाम हैं। ऐसे मिलाकर के तो मोटा मोटा अगर हम देख लें तो दिल्ली के हमारे पास कोई 350 बच्चे पढ़ के गए, बिहार के हमारे पास यानी अब तक जो हैं उनको भी जोड़ करके 250 बच्चे, झारखंड के भी 250 बच्चे, और अब तक जो हैं 450 बच्चे हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के रहे। अन्य प्रांतों को भी कहीं 30-40 की संख्या में मध्य प्रदेश से हमारे काफी बच्चे पढ़ के गए। तो कहने का मतलब 74 स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के निकल गए। कुछ ऐसे भी प्रांत रहे जहां से पहले पढ़े बच्चे लेकिन अब नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये एक डाटाबेस हमारे पास है, तो इसका भी बड़ा उपयोग है। पुरातन छात्र परिषद के कार्यकर्ता इस डाटाबेस को लेकर के इस पर भी हम एक हमारा स्टैटिकल डाटा है एनालिसिस कर सकते हैं। ये मैंने आप सबके सामने रखा। अधिकतम हमारे पास प्रांत भी 23 प्रांत रहे। हालांकि इस वक्त 18 प्रांतों के बच्चे हैं। हम सब जानते हैं कि अभी जो अपना उत्तर क्षेत्र है, जिसमें पंजाब आ गया, हिमाचल आ गया, अपना हरियाणा आ गया, इनके छात्रों को एडमिशन देना बहुत कम कर दिया है। इस वर्ष जरूर दिल्ली से हमारे कोई 23 एडमिशंस हुए, और वो कोरोना के कारण से ये एडमिशंस हुए। जो कोरोना प्रभावित परिवार थे उनके बारे में विचार हुआ, और आगे भी योजना है कि प्रतिवर्ष दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में ये प्रोजेक्ट चलता है, तो अनेक कार्यकर्ताओं की रहती है कि भी दिल्ली में भी पूरे देश के ही बच्चे पढ़ते हैं, अन्य अन्य प्रांतों के बच्चे होते हैं, और वो बड़े मेधावी भी होते हैं और अभावग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं, दिल्ली की सेवा बस्तियों में। तो ऐसे बच्चों को भी एडमिशन होगा। तो ये एक मैंने विषय आपके सामने रखा। प्रिय छात्रों, पुरातन छात्रों, अभी अनेक संस्थाओं में विद्या भारती विशेष रूप से अपने पुरातन छात्रों के कार्य को एक गति प्रदान की जा रही है। और हमने देखा कि यह कार्य बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी है। IITs में, IIM में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, कई जगह उनके प्रयास से उनके जो एलुमनाइज हैं, किसी न किसी रूप में एलुमनाइज को वो लोग जोड़ के रखते हैं। और हम अखबार में पढ़ते भी हैं कि IIT के किसी एलुमनाई ने IIT को किसी एक पर्टिकुलर लैब के लिए 50 करोड़ रुपए दे दिए, 20 करोड़ रुपए दे दिए, या उन्होंने ऐसा सहयोग कर दिया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति अपने जिस कॉलेज से वो पढ़ के गया, जिस इंस्टीट्यूट से वो पढ़ के गया, उस विद्यालय के लिए कुछ कर रहा है, तो वो भावनात्मक पक्ष जरूर होगा। तो हर संस्था में एलुमनाइज के ऊपर एक बहुत जोर देकर के, और वो एक बहुत बड़ी कहना चाहिए सपोर्ट होता है। वो उस विद्यालय का एक बहुत फ्री हैंड होता है, क्योंकि वो सरकारी कायदे, कानून, नियम, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अलग होता है। और वो नियम, कानूनों और कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, वो दिल से जुड़ा हुआ होता है। हर वो बच्चा एलुमनाई जो होता है उसका संबंध अपने विद्यालय से एक दिल का संबंध होता है, परिवार का संबंध होता है। इसके पीछे भाव ये है। ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है। तो वहां सरकारी डिपार्टमेंट में जब तक नौकरी है, जब तक ड्यूटी है, तब तक हम उसके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। लेकिन हमारा जो एलुमनाई होता है वो अपने संस्था के प्रति जीवंत जब तक वो है, तब तक उसके प्रति उसका भाव, उससे प्रेम, कोई भी व्यक्ति वहां हो, वहां ऑफिस बेरर कोई भी हो, लेकिन वो अपने विद्यालय, अपने कॉलेज से वो उसका लगाव रहता ही। उसके विचारधारा कुछ भी हो गई हो, लेकिन उसके प्रति उसके मन में कहीं ना कहीं प्रेम और उसका जो लगाव है वो रहता ही, इमोशन रहते हैं। इस भाव को लेके इस बार विद्या भारती ने भी, विद्या भारती पहले से भी एक्टिव थी, लेकिन अभी गत 2-4 वर्षों में हम देख रहे हैं, अभी 2 साल पहले विमल जी और हमारे राजेश शुक्ला जी, ऐसे 2-3 लोग
वहाँ हैदराबाद गए थे और वहां पर इस अलुमनाई या पुरातन छात्र परिषद के ऊपर बड़ा काम हुआ, बड़ी बातचीत हुई, बड़े विषय आए। अभी हमने हरियाणा के अंदर देखा कि पुरातन छात्रों ने बड़े वहां बहुत अच्छे अच्छे काम किए और वो उसको उन्होंने, अब क्योंकि अब मीडिया का जमाना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत प्रबल हो गया है, सोशल मीडिया बहुत प्रबल हो गया है, तो हर चीज की जानकारी हमको मोबाइल पर मिलती है, तो बड़ी प्रेरणा भी मिलती है, लोग समय भी लगाते हैं और आश्चर्य होता है कि वो लोग अपने व्यक्तिगत काम में भी हैं और अलुमनाई के काम को, पुरातन छात्रों के काम को वो बड़े जोर शोर से करते हैं और सामाजिक कामों से उन्होंने उसको जोड़ दिया है। यानी हम अपने आप को कहीं भी देखते हैं सेवाधाम चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है जी, कुछ लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, उन्होंने भी बड़े सेवा के कार्य और अलुमनाई ने अपने वो सेवा भारतीय सेवा का काम करेगी ऐसा नहीं है, तो पुरातन छात्रों के द्वारा भी इस प्रकार के अनेक सेवा के कार्य अन्य क्षेत्रों में भी हो रहे हैं। सेवाधाम विद्या मंदिर बहुत छोटा सा एक विद्यालय है, विद्या भारती के तो 30,000 विद्यालय हैं, अन्य प्रांतों में उनकी मैन पावर बहुत ज्यादा है, उनके यहाँ अधिकारी भी बहुत सारे हैं, सोचने विचार करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन अपने सेवाधाम विद्या मंदिर में है क्या? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो इतने छोटे और प्रोजेक्ट को चला रहे हैं कि हम तो एक छोटा सा कहना चाहिए कोच भी लाने के लिए सोचना पड़ता है। अगर हमें आज ही जैसे वार्षिक उत्सव चल रहा था तो उसमें लोग पूछ रहे थे कि भाई इनको ये मार्शल आर्ट किसने करवाया, ये कोरियोग्राफी किसने कराई, तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं है कि हम किसी प्रोफेशनल कोरियोग्राफर को यहाँ बुला लें, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम किसी ड्रामा के मास्टर को यहाँ बुला लें कि हमारे बच्चों को वो इस प्रकार के जो आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन ये आर्ट स्किल है, इस प्रकार का स्किल सिखाए, है ही नहीं, हमारी हिम्मत ही नहीं है। तो हम तो वो छोटा सा ये हमारा विद्यालय है। इस विद्यालय ने भी अपने स्तर पे आप लोगों के माध्यम से पुरातन छात्र का काम आरंभ किया और जैसा भी चला उसकी वह सतत बना हुआ है, प्रतिवर्ष उसमें आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं, जिस भी संख्या में जुड़ रहे हैं, नए नए मीडिया, आज हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ये भी नया एक एक्सपीरियंस हमारा आया, तो और बहुत सारे लोगों को जोड़ने की बात है। इसीलिए मैंने अभी आप सबके मध्य में ये डाटा रखा कि भाई हम जो हैं 1800 बच्चे हैं, 1800 छात्र कहीं ना कहीं इस विद्यालय से निकले हुए हैं, तो कितनों के पास हम जा सकते हैं, कितने हमारे पास एक्टिव सदस्य हैं, इस काम में आप लगे हैं और बहुत अच्छी संख्या में हम पहुंच चुके हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा इस परिषद के निर्माण की पृष्ठभूमि रही और इसके द्वारा भी हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, सेवा के कार्य कर रहे हैं। हमारा अगर छात्रावास चल रहा है वजीराबाद में तो वो बहुत बड़ा सेवा का ही कार्य है, उससे बड़ा, क्योंकि मैं सीबीएसई की बैठक में जाता हूं जी, तो विद्या भारती के का तो एक चिंतन है, विचार है, लेकिन आज जितने पब्लिक स्कूल चल रहे हैं, जितने पब्लिक स्कूल चल रहे हैं, उनके यहाँ बहुत बड़े, उनके पास कमी नहीं है, अच्छे अच्छे उनके विद्यार्थी निकले होंगे पढ़ करके, लेकिन उनके पास भी इस प्रकार की कोई कल्पना, कोई योजना या उनसे सुनने को नहीं मिलता। लेकिन जब मैं उन प्रिंसिपल्स को बताता हूँ कि कि भाई हमारे पुरातन छात्र या हमारा जो ओल्ड स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे एलुमनाइज है, हमारा पुरातन छात्र परिषद है, वो इस प्रकार से काम कर रहा है और ऐसे ऐसे काम करता है जो आप लोग करते हैं, मैं बताता हूँ, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि आप अकेला स्कूल जिसकी संख्या ही 200-300 रहती है और वो इतने पुराने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके छात्र इतने पुराने हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो हमारा परिषद का काम शुरू हुआ है, ये बहुत सेवाधाम के लिए विशेष रूप से और सेवाधाम से पढ़े हुए बच्चों का आपसी हमारा जो इमोशनल रिलेशन है वो आपने बहुत बड़ी चीज है। हम कोई आपस में जो जुड़े हुए हैं किसी नियम कानून से नहीं जुड़े हुए हैं, हम किसी नौकरी पेशा से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारा कोई भौतिक संबंध नहीं है, हमारा सबका संबंध हृदय का है, हमारा प्रेम का संबंध है। और परिवार में जहां 10 भाई 12 भाई बड़े बड़े परिवार होते हैं या जब अब 4 भाई भी होते हैं तो हर भाई परिवार के लिए उतना ही करे ये जरूरी नहीं है। एक भाई ज्यादा काम करता है, एक कम काम करता है, एक का सामर्थ्य ज्यादा होता है, एक का कम होता है, लेकिन हम सब उस परिवार के अंग होते हैं। आज हमारा पुरातन छात्र परिषद इस स्थिति में है कि हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में हम सबको जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ लोग ज्यादा जुड़े हैं, कुछ कम जुड़े हैं,
लेकिन हम अंततोगत्वा अपने संगठनात्मक तरीके से, क्योंकि हमको ऑर्गेनाइजेशन का पता है, हमें ऑर्गेनाइजेशन करने का, संगठन करने का जो हमारी शैली है, जो हमारा प्रकार है, वो हमको मालूम है। तो हम उस प्रक्रिया से आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम इसमें और आगे सफल होंगे। और पुरातन छात्र परिषद विद्या भारती के अंदर भी हम वहां भी जुड़े हैं, लेकिन अपने आप में वो एक कीर्तिमान स्थापित करेगा और हम इसका उदाहरण सबको देंगे। ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को के समक्ष रखा है कि वास्तव में पुरातन छात्र परिषद की महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। प्यारे छात्रों, पिछले 2-3 वर्षों में सेवाधाम क्योंकि आपका केंद्र बिंदु है, अगर हम एक सर्किल बनाएं तो शायद में उसके उस सर्किल का जो केंद्र होगा वो सेवा भारती सेवाधाम विद्या मंदिर ही है। सेवाधाम विद्या मंदिर, इस केंद्र से आप लोग तरह तरह से जुड़े रहे। कोरोना काल में 2 वर्ष पहले जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो हमने दिल्ली में ये प्रयोग किया कि परीक्षाओं से पहले 15-20 पुरातन छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और दिल्ली में रह रहे हैं, उनको कोई असुविधा नहीं है, वो दिल्ली सेवाधाम में आकर के रहते थे। प्रत्येक कमरे में 2-2 छात्र रहते थे और वो महीना 1.5 महीना उन बच्चों को गाइड भी करते थे, पढ़ाते भी थे, मेंटर्स के रूप में काम करते थे। और हुआ तो ये कि अच्छा काम का अच्छा नतीजा होता है कि जब कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया मार्च में, तो सौभाग्य से ये सब छात्र वापस जाने वाले थे और लॉकडाउन लग गया। अगले 3 महीना जो बच्चे यहाँ रुके, सारा विद्यालय, क्योंकि स्टाफ आ नहीं सकता था, सारा विद्यालय हमारे पुरातन छात्र शिक्षकों ने ही देखा। वो एज ए टीचर यहाँ बिहेव करते थे, एज ए टीचर हमने स्कूल चलाया, एज ए टीचर उन बच्चों ने, एज ए मेंटर यहाँ पर सारे बच्चे यहीं थे। तो हमने तरह तरह की गतिविधियां की। हमने उस लॉकडाउन को कितनी आसानी से और कितने नए उसमें हमने उपक्रम किए, इनोवेशंस किए और सबके सहयोग से हमने वो सारा पहला जो लॉकडाउन था कोरोना काल का, वो पुरातन छात्र परिषद के माध्यम से ही निकाला। तो ये हमें लगा कि हाँ, पुरातन छात्र परिषद क्या नहीं कर सकता। उस कोरोना काल में हमें इस चीज का एहसास हुआ। विद्यालय के संचालन में एक प्रयोग हमने किया, आप सबको मालूम है। आज की तारीख में आप सब, क्योंकि कुछ लोग बाहर से भी जुड़े हैं, आपको आश्चर्य होगा, आज की तारीख में पूरा छात्रावास पुरातन छात्र परिषद ही देख रहा है। कोई भी टीचर, कोई भी वार्डन ऐसा नहीं है जो छात्रावास में रहता हो और वो नौकरी के लिए यहाँ आया हो। तो ये हमारा प्रयोग 2-3 वर्षों में हम इसमें सफल हुए हैं और उसके पीछे हेतु यही है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार, विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार हमारे छात्र तैयार हों, पढ़ाई पूरी हो, 1 साल 2 साल 3 साल वो यहाँ रहें, उनको क्षमता अनुसार कुछ मानधन मिले और वो अपने आगे की पढ़ाई की तैयारी करें और यहाँ से होके कहीं ना कहीं वो अच्छी जगह चले जाएं और उनकी जगह फिल करने के लिए पीछे से कोई और आ जाए। तो ये क्रम भी हमारा बना रहे। तो विद्यालय पुरातन छात्रों के द्वारा ही चले। और मेरी आंखों में तो कल्पना ये भी है कि काश एक दिन ऐसा भी आएगा, विद्यालय का प्रधानाचार्य से लेकर के और कार्यालय से लेकर के जितना स्टाफ है, मैक्सिमम शिक्षण स्टाफ सारा और छात्रावास स्टाफ सारा पुरातन छात्र परिषद ही देख रहा हो। ये मेरे एक दिमाग की कल्पना है। भगवान इसको जरूर पूरा करेगा, निश्चित ही वो समय भी जरूर आएगा। ये सब इसीलिए हो पाएगा जब तक पुरातन छात्र परिषद का काम और इसके अंदर हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा। तो ये जो केंद्र हमारा सेवाधाम विद्या मंदिर है, ये तब तक हमारा वो कल्पना हमारी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन हो रही है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। इसको हम पूरा करते जा रहे हैं। बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, 1-2 बातें और है मुझे करनी। एक बहुत लोगों का धन्यवाद है। अब समय के साथ हम लोगों ने एजुकेशन को सेवाधाम के अंदर मॉडर्नाइजेशन की ओर ले गए। हमारा छात्र किसी भी मामले में, हम शिक्षा के क्षेत्र में, एकेडमिक्स में जो नई शिक्षा पद्धति कह लीजिए और उससे पहले
एक जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया है हम उसमें पीछे नहीं हो रहे हैं। जहां पे हमें लगता है कि कमी है हम उसको आगे ले जाते हैं। तो आज की जो शिक्षा है वास्तव में वो लाइफ स्किल्स की शिक्षा है। आज खाली डिसिप्लिन 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 शायद में ये पर्याप्त तो नहीं है, ये हम भी समझ चुके हैं। बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हो गया बच्चा, आज्ञाकारी होना ही चाहिए, डिसिप्लिन में ही आ जाता है, वो अनुशासन वाला हो गया। लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, उसके अंदर जो लाइफ स्किल्स हैं, उसके अंदर हम कह दें तो जो एक समाज जीवन के, आजकल के समाज जीवन के अनुसार जो गुण होने चाहिए, वो सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल है कि नहीं है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं है, संघर्ष करने की क्षमता है कि नहीं है, चार लोगों से वो अपनी बात रख सकता है क्या, वो अपनी चीज के लिए, सत्य के लिए भिड़ सकता है क्या, आंख बंद करके हाँ जी यस सर यस बॉय ना बने। तो ये सब चीजें भी सीखनी बहुत जरूरी है। प्रिय बच्चों, एक बात तो माननी पड़ेगी सबको कि हो सकता है वो छात्रावास में सब जगह ऐसा होता हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं यहाँ जब बच्चा आ जाता है तो वो बहुत सुविधापूर्ण और आरामदायी मोड में आ जाता है। हम ऐसा परिवेश देते हैं, ऐसा ही कुछ सिस्टम है, भैया बैठेगा तो तुरंत खाना आ जाएगा, उठाने वाला भी टीचर सामने सीटी बजा रहा है, निकालने वाला सीटी बजा रहा है, बीमार हो गया दवाई देने वाला आ रहा है, यानी वो इतनी आरामदायी परिस्थितियों में जी रहा है। मतलब एक प्रकार से वो सुविधाओं में है, कष्ट नहीं है। कमी होती है तो हमको हम उसको, हमारे कार्यकर्ताओं में या हमको तुरंत उसकी कमी को हम देख नहीं पाते, तुरंत हम उसकी कमी को पूरा करते हैं। लाइट जाएगी तुरंत हम जनरेटर चला देंगे, हम उसको 1 घंटे भी अंधेरे में नहीं रखते, हम उसको आभासी नहीं होने देते कि भाई अंधेरा क्या होता है। भाई अंधेरे, अगर लाइट नहीं है, अंधेरा हो गया तो तुझे क्या करना है, मोमबत्ती भी रखनी है, मोमबत्ती में कैसे पढ़ाई होती है, यानी कमियों में जीवन कैसे जिया जा सकता है। हम वास्तव में इसको सिखाने में हम पीछे रहते हैं, और वो हो सकता है इस कारण से भी होगा कि आवासीय विद्यालय है, ज्यादा लोग रहेंगे, हम डरते हैं अब इस व्यवस्था हो जाएगी, ये बच्चे शोर करेंगे, सीटी मारेंगे, अरे क्यों नहीं जनरेटर चला तुरंत, या ये व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चे बुरा मान जाएंगे, तरह तरह की बातें हो सकती है हमारे विचार में, ही हमारी कमी होती हो। इसको हम सद्गुण विकृति भी कह सकते हैं कि अच्छी व्यवस्था देने के नाम पर बच्चे को अभाव का एहसास ही नहीं करवाते हम। इसलिए बच्चा जो है यहाँ एक सॉफ्ट इकोसिस्टम में रह रहा है, लेकिन जैसे वो यहाँ से बाहर निकलता है, 12वीं करके जैसे वो बाहर निकलता है, अब हमने बोलने के लिए तो वज्रवाद छात्रावास भी बना दिया, लेकिन वो छात्रावास अगर कहीं कमरा लेकर रहेगा तो उसको पता चलता है कि भाई वास्तव में जीवन में कितना मुश्किल है। तो भी हम उस बच्चे को यही कुछ ऐसी ट्रेनिंग दिलवाएं, तो उन ट्रेनिंग्स में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, हम ये तो नहीं कहेंगे भाई बच्चे को कमी में रखेंगे या उसको रोटी बनाना सिखाएंगे, वो व्यवहारिक भी नहीं है। छात्रावास है इसलिए तो भैया कुछ व्यवस्थाएं तो हमें देनी पड़ेंगी बच्चे को, क्योंकि बच्चे और बाकी भी सारे काम करता है। तो जहां वो सारे स्किल सीख रहा है उसको हम लाइफ स्किल्स से जोड़ना चाहते हैं, हम उसके अंदर जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको डेवलप करना चाहते हैं। इस सारे में ये अकेला शिक्षा सेवा भारती के शिक्षक कर लेंगे, ये संभव नहीं है। ये जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि अभी हुआ है ऐसा ये भी नहीं है, ये पिछले 5-6 वर्षों से हमारे ध्यान में आया, और इस सब को ध्यान में लाने के लिए मैं बधाई दूंगा आप सबके बीच में बैठे हुए भैया धर्मराज। कोई बहुत ज्यादा कोई मैं कहता हूँ कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा, लेकिन वो कर पा रहा है तो भैया धर्मराज के माध्यम से इनकी जो टीम है प्रोग्रामिंग क्लब और स्टीम एडू जो एक संस्था है, जो हम इनके ही प्रयास से, धर्मराज के प्रयास से हमें एक हमारे चंद्र मलिक जी मिले हैं, वो यूएस में रहते हैं, और प्रोग्रामिंग क्लब के माध्यम से बोलने के लिए तो हमने उसका नाम रोबोटिक लैब रखा है, क्योंकि केडीएल है, कलाम ड्रीम लैब है जी, और शाम बोल देते जी तो रोबोटिक्स सीखते हैं। तो बच्चों वास्तव में खाली रोबोटिक्स नहीं सीखते, आपका जो धर्मराज जी का, इनकी टीम का इसमें जो इंटेंशन है, इनका जो लक्ष्य है, वो खाली बच्चे को एक रोबोट चला देना नहीं है, वो बच्चे को कंप्यूटर लेकर के रोबोट एक लैपटॉप उठा करके 4 प्रोग्रामिंग कर दी, एक ऐप बना दी, इतना भर नहीं है। इनका लक्ष्य है कि जो बातें मैंने आपसे अभी चर्चा की कि भाई हमारा बच्चा वास्तविक जीवन में जब बाहर निकलेगा, वो जीवन की कठिनाइयों से, समाज की गहराइयों से, वास्तविकताओं से कैसे निपटेगा, उसके अंदर वो स्किल है कि नहीं है,
वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो अध्यापक बन गया, लेकिन उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं, उसको कंप्यूटर बेसिक्स का ज्ञान कितना है, चाहे वो संस्कृत ऑनर्स कर रहा है लेकिन उसको बेसिक्स नीड्स कितनी उसको पता है। ये सब चीजें एकेडमिक्स के साथ करना, ये आपने हमें ये एक रोड मैप तैयार किया है, तो हम इस काम में लगे हैं। और अब मेरी अपेक्षा आपसे यह है, मेरी रात भी श्रीमान चंद्र मलिक जी से बात हुई और मैंने उनसे निवेदन किया, सर आप मुझे कुछ बताइए हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर आप एक बार अपने पुरातन छात्र और पीसीबी के लोगों से कहिए कि भाई आपके अंदर एक से एक स्किल्स हैं, आप उन स्किल्स को, उन सॉफ्ट स्किल्स को आप हमारे बच्चों के, इन बच्चों में वो डेवलप कैसे होंगी। छोटी सी बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप होंगी। आज हमारे पास सिस्टम है, अभी हमारे पिछले 10 दिन से एक ऑनलाइन क्लास चल रही है प्रोग्रामिंग क्लब के द्वारा ही, उसमें 15 बच्चे बैठते हैं। अब देखिए मैंने उन बच्चों से बात की और मैं चुपके से इस रूम में भी गया, मैं उस ग्रुप में गया और उस व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप पर अलग अलग रूम्स होते हैं, उन रूम्स में 1 to 1 बातचीत होती है और वो अंग्रेजी में बात करते हैं। इनके जो मेंटर्स हैं हमारे बच्चे से अंग्रेजी में बात करते हैं और वो जो बच्चा कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेट करता है, इवन वो हिंदी में भी बोलता है, तो वो इतनी अजीब हिंदी बोलता है कि, और बोलता है, वो मुझे पता है कि वो बच्चा मुझसे भी नहीं बोल सकता, लेकिन जब वो ऑनलाइन क्लास के उस रूम में बैठता है, किसी दूसरे अननोन मेंटर से बात करता है, उस बहन से बात करता है, लड़कियों से बात करता है, तो वो बेझिझक होकर धीरे धीरे उसका ओपननेस खुलती है, उसके अंदर बातचीत करने का तरीका निकलता है। तो ये सब चीजें जीवन से, इन बच्चों के वास्तविक ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। फिर जब ये सब चीजें आ जाएंगी तो बच्चा, हमारी कोशिश है हम बच्चों को सोशल आउटरीच भी करवाएंगे, यानी पढ़ाई कराना, डिवीजन ले आना, उनके सब्जेक्ट्स अच्छे हो जाएं, साइंस मैथ्स ठीक हो जाए, ठीक है, वो एक पार्ट है, रिजल्ट हमारा अच्छा हो जाए, ये तो बीइंग ए स्कूल, बीइंग ए सब्जेक्ट टीचर, हर टीचर की जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करता ही है। लेकिन इन बच्चों के अंदर समाज जीवन में जाने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, जो कहना चाहिए स्किल्स ऑफ टुडे, आज की जो आवश्यकता है वो चाहिए, उनको करने के लिए भाई उनके पेरेंट्स तो कुछ कर नहीं सकते, ये हम आपको ही सोचना पड़ेगा। तो पुरातन छात्र परिषद से मैंने ये बात शेयर की है, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोग, अब हमारे पास इतने ड्रामेटिक आर्ट में, अभी हमने आपने फेसबुक पे देखा होगा कि साहब हमारे सुंदर भाई नाम कमा रहे हैं, हमारे ताई तुंगन नाम कमा रहे हैं, लेकिन अब अच्छा, अब हमारी कमी है, हम उनसे संपर्क नहीं कर पाते। हम एक को, अब हमारे पास मीडिया हो गया है, हमारे पास ये हमारा सोशल नेटवर्क हो चुका है, हमारे बच्चों को कोई गाइड कर दे, ये बच्चे स्टेज पे कैसे प्रोग्राम करेंगे। वास्तव में हम अपने स्कूल में, आपको आश्चर्य होगा, हम नाटक कर ही नहीं पाते, हम डरते हैं, हम स्टेज परफॉर्मेंस देने में डरते हैं, यार हमारा बच्चे की, हमारी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं हो पाएगी, हमारा बच्चा एक्शन अच्छा नहीं कैसे करेगा, हमें तो खुद नहीं आता, अब इनको कौन सिखाएगा। तो हमारे पास तो 2-2 लोग थिएटर आर्टिस्ट भी हमारे पास हैं और फिल्म डायरेक्टर्स भी हमारे पास हैं, अब वो तो अपने अपने प्रांतों में अपना अपना नाम कमा रहे हैं, इन बच्चों के लिए क्या हम उनसे सीख पाएंगे, यहाँ वो आ नहीं सकते। अब हमारे पास ये मीडिया है, तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या ऐसा एक हमारा एक, जैसे धर्मराज जी को कर देखते हैं, ऐसा एक ग्रुप बन सकता है क्या, स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर बन सकता है कि पुरातन छात्र के परिषद के द्वारा एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बन जाए, उसकी हम कभी कभी ऑनलाइन क्लास ले लें, अलग अलग टॉपिक्स हों। तो मेरा निवेदन यही है, आपसे अपेक्षा भी मेरी, मैंने लिखा भी था कि इस काम में जहां थोड़ा धर्मराज जी ने इस काम को आगे बढ़ाया है, इसको हम और नए आयाम दें, और नए आयाम दे करके हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, जो ये तो सब कर ही रहे हैं हम, तो ये जो एकेडमिक्स सॉफ्ट स्किल हैं और काउंसलिंग हो सकती हैं, इनमें हम जो है इन बच्चों का हम सहयोग करें। तो बहुत मैंने ज्यादा बातचीत कर ली है, तो बच्चे आप लोगों को बहुत याद करते हैं, मैं बच्चों से आप लोगों की बातें बात में शेयर करता रहता हूँ। अनेक लोगों का मैं क्या धन्यवाद क्या दूं, कुछ अभी कल ही पता चला कि अपने बिमल नरजारी छात्र जो है वो बीमार चल रहे हैं, बहुत दुख भी होता है, अनेक छात्रों की दुर्घटनाएं भी पीछे हुई हैं, बहुत बुरा भी लगता है कई बार। तो जब भी कोई ऐसी दुर्घटना वाली बात होती है या कोई अच्छी बात भी होती है, तो मैं अपने सभी छात्रों से यहाँ शेयर करता हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे सभी छात्र वास्तव में, वो समाज से कोई अगर अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाता है, कोई डॉक्टर आ गया, इंजीनियर आ गया, हम मिलाते रहते हैं,
वो शायद मैं उनसे उतना प्रभावित नहीं होता। जब मैं आप लोगों के बारे में बच्चों से कहता हूँ कि भाई देखो ये आपके भैया हैं, ये कर रहे हैं, ये वहां फला है, तो वो इतना खुश होते हैं, हृदय से खुश होते हैं, बहुत सबको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आपकी कोई भी उपलब्धि होती हो तो आप जरूर शेयर कीजिए। और बीच बीच में अब हमारे बच्चे व्हाट्सएप और ऑनलाइन मोड में बहुत अच्छे इकोसिस्टम में ढल चुके हैं, तो इनको जो है आप जो है कभी ना कभी बीच बीच में इस प्रकार से बच्चों से इंटरेक्ट कीजिए। छोटे छोटे रूम्स बना लेंगे, धर्मराज जी सब कर रहे हैं आजकल, बैठा रहे हो बच्चों को, दो दो बच्चों को अलग अलग रूम्स में बैठाते हैं। तो हम भी यही कर सकते हैं, किसी क्लास को बैठा देंगे, दो दो बच्चों में आप बैठिए। डॉक्टर साहब बैठे, हमारे विशाल भाई डॉक्टर विशाल जी बैठे हैं, 4 बायो के बच्चों के साथ ये बैठे हैं। हाँ, एक आपको खबर और अच्छी दे देता हूँ, विशाल जी बैठे थे, इनकी कविता में सुन के वैसे बाहर चला गया था, जरूरी काम था। तो अपना एक बच्चा इस बार कल्पतरु सरकार है और उसने बायो 12th किया था, और बायो 12th में इस बार उसका पूरी उम्मीद है हमें कि एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा। उनके आए हैं 107 590 नंबर आए हैं, 590 मार्क्स आए हैं, यानी आउट ऑफ 720। तो 590 स्कोर बहुत अच्छा होता है एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। नीट की जैसे ये काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो पूरी हमें उम्मीद है कि उसका एमबीबीएस में वेस्ट बंगाल में एडमिशन हो जाएगा। एक अच्छी खबर है, क्योंकि बायो हमने शुरू की है, 2-2 3-3 बच्चे ही रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम अपने अपने अनुसार इन बच्चों के लिए बीच बीच में हम लोग इस प्रकार के इवेंट्स कर सकते हैं, और छोटे छोटे क्लास इनके आपके आपस में नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो क्योंकि आप हमारे पास सिस्टम हो गया है सारा, तो मैं अधिक न कहते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अच्छा होता काश आज हम सब लोग यहाँ होते, पर कोरोना काल के कारण से जरूर ऐसा समय आएगा, फिर आगे हम जरूर आएंगे, सब लोग सेवाधाम में प्रत्यक्ष मिलेंगे। तो मैं अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई भूल जो हो गई हो भाई तो क्षमा चाहता हूँ। और ठीक है, सब व्यक्तिगत ये आज का हमारा कार्यक्रम भी देखा होगा। पुनः पुरातन छात्र परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद।